वेद व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है भाजपा के भावी उम्मीदवार अरुण आचार्य। आप अमेरिका से भारत की भूमि पर आए हैं और बीकानेर में विधायक का सपना लेकर आए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदारों में से है। मैं आज इनसे बात करता हूं और आपकी जिज्ञासा शांत करता हूं। अरुण जी, स्वागत है नारी दूत स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच व्यास जी, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष आया हूँ ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है और लोगों की जो जिज्ञासा है उनको मैं दूर कर सकूं। आपको किसी ने प्रेरणा दी है यहाँ आने की या स्वप्रेरणा से आए हैं? देखिए, प्रेरणा की बात जहां तक आती है, स्वप्रेरणा के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। ऑफकोर्स आपके ऊपर आपके जो जिनको आप मानते हो तो उनकी प्रेरणा रहती है, तो आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती है, लेकिन स्वप्रेरणा सबसे बड़ी होती है। और वो स्वप्रेरणा जो मेरा सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वही प्रेरणा मेरे को यहाँ तक खींच के फिर से लेके आई है। शहर में ये आम चर्चा है कि आचार्य जी के वहाँ जो भारतीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है, वहां जाते हैं तो आपके घर भी आते हैं और आपको उन्होंने संकेत दिया है कि आप जाइए बीकानेर और तैयारी करिए, हम आपको टिकट देंगे। ये कहां तक सत्य है? देखिए, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो लोग भाजपा के बारे में नहीं जानते वो इस तरीके की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, वो समाज के उन लोगों को आगे लाती है जो एक नेतृत्व कर सकते हैं और समाज में और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो भी बातें हैं, अभी ऑफकोर्स जितने मुंह उतनी बातें, तो लोग बातें कर सकते हैं, उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। पर भाजपा एक ऑल टुगेदर ऐसी संस्था है जिसका पूरे विश्व में लोग सम्मान करते हैं। तो आप वहां करोड़ों रुपए सालाना का पैकेज छोड़कर और बीकानेर में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, बीकानेर की सेवा करने का आपने मानस बनाया है, तो इसका मूल आधार क्या है? देखिए, रुपया पैसा कमाना तो इंसान के हाथ में, अगर उसका डिटर्मिनेशन हो और उसके अंदर ऐसी कला हो कि वो कर सकता है, तो वो चीज तो कल भी की जा सकती है। अब मैं अपने जीवन में तीसरे पड़ाव की ओर आ रहा हूं। मेरे जीवन में छात्र राजनीति के अंदर, मैंने जब विद्यार्थी जीवन में, शायद आपको मालूम है कि मैंने आज से 25 साल पहले मैं जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं और वो छात्र राजनीति में भी मैंने बहुत बड़ा काम किया अपने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। और उसके बाद जब जीवन का दूसरा पड़ाव आया जिसमें पारिवारिक जीवन भी रहता है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति आपका दायित्व रहता है, तो वो सेकंड जो फेज थी, कर्तव्य पथ पे चल के वो भी पूरा किया। आज दोनों बच्चे अपने कॉलेज में, वो अपने एजुकेशन ले रहे हैं और मेरे मन में कि अब मैं इस तीसरे पड़ाव में, या तो मैं वैसे जैसे आम जनता हर आदमी करता है कि कमाई करते रहो, अपने परिवार का, बच्चों का, भाई बंधुओं का करते रहो, या थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। तो एक वो सोच और वो मेरी महत्वाकांक्षा मेरे को यहाँ तक लाई है। और वो जब अपनी महत्वाकांक्षा एक पॉजिटिव, एक अच्छी सोच हो तो पैसा मायना नहीं रखती है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि अभी तीसरे पड़ाव में जो कर्तव्य पथ पे चल के जो मैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने बीकानेर शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमको राष्ट्र लेवल पे माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि हम सबको जोड़ रहे हैं। हम जो भारत में रह रहे हैं और मैं चूंकि विदेश में वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ न कुछ अपनी भागीदारी दे सकूं, इसी पर्पज से यहाँ आया हूँ। और आप सभी का, बीकानेर वासियों का जो प्यार और सहयोग रहेगा, तो मैं जो सोच के आया हूं कि बीकानेर का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ के युवाओं के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो, बच्चों जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके, उन्हीं भावों को लेकर के यहाँ पे आया हूं और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद ही कोई ऐसा विकास होगा जो आपके परिकल्पना में है? तो आपको ये लगता है कि बीकानेर के जो अभी हाल फिलहाल नेता कांग्रेस पार्टी के, चाहे भाजपा के हैं, वो आपके अनुसार सर्वांगीण विकास नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको आना पड़ा? देखिए,
जब राजनीति के माध्यम से जब लोगों को एक पोजीशन मिलती है तो जनता उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप एक राजनेता के रूप में आपके पास ये पदभार है और उसका यूटिलाइजेशन, उस जो पावर का यूज एक अच्छे और विकास के रूप में होना चाहिए। बीकानेर का जो विकास होना चाहिए था उस स्तर पे मुझे नहीं दिखता। मैं आज से 25-26 साल पहले जब जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जोधपुर से जब बीकानेर आता था तो बीकानेर और जोधपुर का लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं जोधपुर गया और पहले भी अभी नवंबर-दिसंबर में जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तब भी गया, तो जोधपुर का जो विकास हुआ है वो देखने लायक है। उसको देखते हुए लगता है कि हम बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं और ये केवल यहाँ के जो प्रतिनिधित्व रहा है उनकी निष्क्रियता, उनकी शून्यता के कारण आज तक यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर यहाँ पे जो भी व्यक्ति एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में और प्रतिनिधि के रूप में आए, उसका अगर विजन कुछ होगा कि हमको अपने शहर के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, वो सोच ही होती है जो हमको आगे एक्शन के लिए मूव करती है। तो मेरे दिलो दिमाग में बहुत सी ऐसी सोच, ऐसी धारणाएं, ऐसे आइडियाज हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसका आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, उसको आपको बड़े शीर्ष नेताओं को और जो लोग हैं अधिकारी या जिस प्रकार के भी लोग जिनके अंदर पावर है या जो कर सकते हैं उनके साथ आपको बात करनी पड़ती है। आप एक मिनट आपको रोकता हूं मैं बीच में। आपके दिमाग में जो प्लानिंग है जो योजनाओं के बारे में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही इम्प्लीमेंट करना पड़े। आपको अगर लगता है कि बीकानेर में ऐसे कोई नेता जो है वो कर सकते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, उनके द्वारा वो जो प्लानिंग है उसका अनुसरण किया जा सकता है। तो जरूरी ये नहीं है कि आपको ही ये करना पड़े। आप करोड़ों का पैकेज छोड़ के यहाँ आए, केवल उस प्लानिंग के लिए आए, तो आप अपनी प्लानिंग को किसी अच्छे आदमी के साथ, अच्छे नेता के साथ शेयर करके वो प्लानिंग को आप अनुपालना करवा दें। नहीं, आपका कहना बहुत सही भी है और ये कहना बहुत आसान है वैसे कि मेरे अंदर जो आइडिया, जो प्लानिंग है, आप जो कोई सीट्स पे या जो प्रतिनिधि उसको बोले वो करवा दे। जब तक कि आपके खुद के अंदर वो सोच नहीं होगी, जब तक कि आप खुद उस चीज से कन्विंस नहीं होगे कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, तो दूसरा कितना भी कह दे वो चीज उनको समझ नहीं आएगी। छोटा सा एग्जांपल है कि परिवार में एक पिता, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों के लिए वो हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अच्छा करे। तो पिता अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी बात बताते हैं, अच्छी से अच्छी चीज के लिए उसको रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन बच्चे तो अपने मनमानी के हिसाब से ही करते हैं। वो वही करते हैं जो उनको लगता है कि वो सही है। तब तक समय निकल जाता है। तो जब आप खुद एक उस पोजीशन पे और उस पावर के साथ होते हैं तो आप अपने लेवल पे उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हो। हाँ, उस चीज को करवाने के लिए आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चीजें मतलब पिछले 70-75 सालों से जो अटकी पड़ी थी, चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा लो, चाहे धारा 370 का लो, या ये अभी नारी के लिए जो 33% आरक्षण जो कि लोकसभा और विधानसभा में, ये मुद्दे कब से पड़े थे, लेकिन वो उनकी इच्छा शक्ति थी जिसके कारण वो आज हो पाए। आचार्य जी, नरेंद्र मोदी जी के मुद्दे तो लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे हैं, देश के लिए ठीक है। हम आपसे जो बात करें वो स्थानीय स्तर की करते हैं, बीकानेर पश्चिम विधानसभा के मतदाताओं के हित के लिए कर रहे हैं। इनके बारे में आपने क्या सोच रखा है, ये बताइए। मोदी जी का तो प्लानिंग भारत का लेवल का है, पूरे विश्व लेवल की उनकी बातें हैं। आपने सही कहा। देखिए, मोदी जी मेरे लिए बहुत आदर्श नेता के रूप में आज वो हम सब जानते हैं कि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। तो मेरे जो आदर्श हैं तो मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ, ऑफकोर्स बीकानेर मेरा घर है, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं चालू कर रहा हूँ अपने बीकानेर शहर से, लेकिन मेरी भागीदारी और मेरे बीकानेर की शहर की भागीदारी ऐसी होनी चाहिए कि वो राष्ट्र निर्माण में काम आए। जहां पे हम अभी सोच रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत जो है विकसित देश के रूप में आगे उभर कर आए, तो तभी आएगा जब हमारा बीकानेर और बीकानेर के लोगों का विकास होगा, हम लोगों की सोच वैसी होगी। इसीलिए मैं बार बार बीच में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता हूं, क्योंकि वो मेरे दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं और मेरे लिए बहुत आदर्शवादी हैं। और उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो विचार है, उनको मैं थोड़ा सा भी अपने इस बीकानेर लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाया तो बहुत कुछ अच्छा होगा। बीकानेर में जो स्थानीय है समस्याएं, वो नाली, सड़क, ट्रांसफर और ठेकेदारी, ये छोटे छोटे राजनेताओं से लाभ लेते हैं और इसी अपेक्षा के साथ राजनेताओं का समर्थन करते हैं और विरोध करते हैं। तो आपके विधायक बनने के बाद इस पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, आप जब एक लोकल लेवल पे
किसी प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं। ऑफ कोर्स लोगों के मुद्दे रहते हैं ट्रांसफर के, आपको उन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रही बात बीकानेर के अंदर सड़कों की, नालियों की और हेल्थ से लेके कोई सुविधा की बात हो, तो ये मुद्दे तो आज से 25-30 साल पहले सॉल्व हो जाने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीकानेर की हालात ऐसे हैं कि आज भी सड़कों के अंदर मतलब जिस प्रकार से आवारा पशु घूमते हैं, जिस प्रकार से शहर की हालत है सड़कों की, नालियों की, और हमारे बीकानेर के अंदर देखिए आप डेंगू और मलेरिया जैसा मतलब बीमारी ऐसी फैलती जा रही है। उसका सीधा सीधा कारण है कि यहाँ पे गंदगी और नालियों में जो गंदा ठहरा हुआ पानी है उसके कारण जो मच्छर डेवलप होते हैं, उसके कारण से उनके आसपास में रह रहे लोगों के ऊपर उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये मुद्दे बहुत पहले मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक सॉल्व हो जाने चाहिए, लेकिन वो आज वैसे के वैसे पड़े। तो उन मुद्दों पे तो काम करना पड़ेगा, और उन पे काम करने के लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ के हर वार्ड के जो पार्षद है उनको साथ में लेकर के, उनको एम्पावर करके, मोटिवेट करके उस तरीके से किया जाए कि वो लोग एक अपने वार्ड की जिम्मेदारी लें और वो एक स्वाभिमान के साथ, प्राइड के साथ काम करके अपने अपने वार्ड को स्वच्छता के हिसाब से आगे लेके आए। और उसके लिए भी मेरे पास बहुत से ऐसे जो डेवलपमेंट के जो आइडियाज हैं और जो चीजें उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि पार्षदों के अंदर भी एक ऐसी भावना है कि यहाँ पे उनको कोई यहाँ का प्रतिनिधि पूछता भी नहीं है। अगर वो सामने से आ रहा है, पार्षद जा रहा है, तो प्रतिनिधि साइड रास्ता ले लेते हैं। मैंने कुछ पार्षदों से पूछा कभी आप साल में कितनी मीटिंग होती है आपकी यहाँ के लोकल एमएलए के साथ, तो वो हंसने लग गया कि मीटिंग साहब यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती है, वो कभी हमारे को पूछते भी नहीं है। तो ऐसे जब हालात रहेंगे तो आप सोचिए उस शहर का, उन वार्डों का कैसे विकास होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देयर आर सो मेनी गुड आइडियाज आई हैव, और मैंने पूरा विश्वास है कि वो भी आइडियाज ने अगर ढंग से इम्प्लीमेंट करियो और हमारे साथ लोग जुड़सी तो 100% मतलब बीकानेर सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। आप भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा की सेवा करने वाले बीकानेर में ऐसे कई नेता है जो दशकों से सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपको टिकट मिल जाएगा और उन लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कह देना चाहता हूँ, भाजपा जिस किसी को भी टिकट दे, चाहे टिकट मेरे को दें या जो लोग और भी दावेदारी उनको करें, तो हमारा जो गोल खाली व्यक्तिगत रूप से नहीं, हमारा गोल है जैसा कि बताया गया कमल का फूल। हम चाहते हैं कि इस बार राजस्थान के अंदर एक बड़े बहुमत के साथ पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं, हम लोग देख चुके हैं कि अभी कांग्रेस का कितना भ्रष्टाचार और नारियों पर अत्याचार होता जा रहा है, आए दिन गलत कुकर्म होते जा रहे हैं, और जो यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है वो एकदम जर्जर हो चुकी है। तो इन सबको काट फेंकना है और हमको कमल के फूल को खिलाना है। तो उसके माध्यम से जो भी भाजपा का उम्मीदवार आता है उसके साथ हम सबको मिलकर काम करना है। उसमें वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ और कोई दूसरे भी हो सकता है। हमको थोड़ा अपने व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ के आना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली टिकट मेरे को मिलेगा या दूसरे किसी को मिले, जिस किसी को मिले हम सबको एक साथ होके संगठन के साथ काम करना है, तभी हम जो है जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जा पाएंगे। आपकी फैमिली यूएसए में रहती है, अगर ये चुनाव हो गया और एक पल के लिए यह मान लिया जाए आपको टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद भी आप सक्रिय राजनीति में बीकानेर में रहेंगे या वापस यूएसए चले जाएंगे? नहीं, मैं पहले भी कुछ अलग अलग मीडिया पे इस बात का खुलासा किया है कि देखिए, मैं अभी जब यहाँ पे अपने जीवन के तीसरे पड़ाव में जब आया हूँ, तो मैं अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके उससे ऊपर कुछ करना चाहता हूँ। और मैं अपने जन्मभूमि जिससे मैं जुड़ा हूँ, मेरी जड़ें यहीं पे हैं। मैं ठीक है आज बन के एक वृक्ष बना हूं, तो उस वृक्ष का जो छाव है मेरे जो इस जड़ों के साथ जो लगाव के साथ है उनके साथ मैं बांटना चाहता हूं। तो मैं यहीं अगर चाहे टिकट मिले कि ना मिले, मेरा जुड़ाव कंटिन्यू रहेगा। और मैं कोई आज नहीं है, मैं पिछले जुड़ाव रहना अलग बात है आचार्य जी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप यहीं रहेंगे या वापस यूएसए जाएंगे, आते जाते रहेंगे? नहीं, मैं यहीं रहूंगा। यहीं पे मेरा विचार है कि मैं बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा, यहाँ लोगों को रोजगार भी दिला सकता हूँ या लोगों को जो मेरी एक्सपर्टीज उसके हिसाब से हेल्प कर सकता हूँ, और सोसाइटी के अंदर एक सकारात्मक रूप से जो भी काम कर सकता हूँ उसी में लगा रहूंगा। और ऑफकोर्स बच्चे अगर यूएस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां जाना पड़े, वो भी जाना पड़ेगा, परिवार है। और अभी कहते हैं ना कि जब आप एक जिम्मेदारी निभाते हो, तो मैं अभी उस स्टेज में आ चुका हूँ कि मेरा काम है राष्ट्र सेवा, जन सेवा के भाव से, उसी भाव से यहाँ पे आया हूँ। आपके भाई कांग्रेस के लीडर है और आप बीजेपी के लीडर है, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि आपके दिमाग में जो प्लानिंग है वो आप अपने भाई से शेयर करके उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाते?
देखिए, हम दोनों अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। मैं शुरू से ही जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब कॉलेज छात्र राजनीति में नहीं, जब वो पार्टी भी चेंज कर सकते थे। अगर आपकी योजना को आत्मसात उनको करना होता तो वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। देखिए, हर एक का अपना अपना, हम एक इंडिविजुअल है और हम अपनी सोच जो है हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो मेरी जो सोच है, मैं राष्ट्रभाव की, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रभाव की बात आती है, उसमें बीजेपी आती है। कांग्रेस का तो हमने देखा है कि किस तरीके से ये सनातन धर्म पे हमारे पे आजकल, जो अभी कुछ दिन पहले इन लोगों का कुछ जो अधिवेशन था उसके अंदर उनके कुछ प्रमुख नेताओं ने, स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने किस तरीके से बोला कि जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं तो वो एक तरीके से एड्स है समाज के लिए मलेरिया। तो इस तरीके के जो भाव जो रखते हैं, जिनकी माइंडसेट ऐसा है, तो वो लोग हमारी मानसिकता, हमारी सोच के साथ जुड़ ही नहीं सकते। तो रही बात मेरा भाई क्या करता है, वो कांग्रेस के साथ है, वो है, हम अपने आप में दो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, हर एक की सोच अलग है। आपने पहले भी कहीं देखा होगा कि एक ही परिवार के दो व्यक्ति हैं, वो अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, अपने अपने विचारधाराओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। पार्टी अलग अलग जुड़ना गलत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता था, क्योंकि आपकी और आम जो नेता है उनकी परिस्थितियों में फर्क है। आप यूएसए से यहाँ आए, आप अपने भाई को शेयर करते तो आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं होता और आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाता। प्रश्न ये है सर कैसे करते? मेरी जो सोच है, मैं भाई को बोलूं कि हमको यार बीकानेर के अंदर जो हमारे मोदी जी की जो पॉलिसीज है, जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, जो कि बीकानेर में हर समाज तक पहुंचानी, वो कहां से पहुंचा पाता? वो तो हर समय मतलब ये सोचते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो पॉलिसीज है उसका कैसे खंडन किया जाए। आज जैसे जल शक्ति अपना विभाग बना है, जो हमने भारत सरकार ने बनाया, तो उस विभाग के माध्यम से आज हर घर नल से पानी आने की जो सुविधा है, तो उसको आज कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि हमारा राजस्थान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है पानी के मामले में, तो उनको एडवांटेजेस देना चाहिए। आज हमारे राजस्थान के ही जो सांसद है जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी, वो ही उस मंत्रालय के हेड है, तो उनके साथ सामंजस्य करके राजस्थान में हर घर नल से पानी मिले, ऐसी व्यवस्था में उनको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि वो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बात कर रहे हो? तो जो मेरी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने में ये लोग कैसे सहायक होंगे? अच्छा, तो ये एक मिनट रोकता हूँ आपको, बीच में प्रश्न मेरे दिमाग में आया है ये कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र लगभग 10-12 किलोमीटर से बड़ा नहीं है, अगर अपन बाजार से चारों तरफ घुमावे तो आपकी जो मोदी जी की योजनाएं जो आप लागू करवाना चाहते हैं, वो बीकानेर पश्चिम विधानसभा में शायद लगभग मुश्किल है होनी, क्योंकि यहाँ पानी भी घर घर आता है और शौचालय भी बने हुए हैं, और भी जो उनकी योजना है वो लगभग बीकानेर शहरी इलाके में है। तो आप विधायक बन नहीं जाएंगे तो उसके बाद में उन योजनाओं को यहाँ कैसे अमल में लाएंगे? देखिए, विधायक बनना एक बात है, उसके बाद में आप आपके पास जब एक पोजीशन होती है, तो आपका रोल जो है खाली यही नहीं कि आप उस क्षेत्र के हिसाब से, आपको सोचना, थोड़ा बड़ा सोच रखना पड़ेगा। आप पूरे प्रांत के लिए काम कर सकते हो। विधायक बनने के बाद हो सकता है आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो फिर पूरे प्रांत के लिए काम करोगे। जब प्रांत के लिए काम करोगे तो आप अपनी क्षेत्र के लिए तो कर ही रहे हो, साथ साथ ये देखना है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव तरीके से हो, और उसका मतलब अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज पास करी है ताकि हर एक प्रांत में उस पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसके लिए भी उपयुक्त किया जा सकता है। रही बात अभी पश्चिम क्षेत्र में, आप देखो कि ये जल विभाग की जो बात करते हैं, उसके माध्यम से हम चाहते तो यहाँ तालाबों का हम उसका वापस से जीर्णोद्धार कर सकते थे। बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो आप लोग, हो सकता है कि आपको भी उस चीज का संज्ञान ना हो। घर में पानी आता है, लेकिन पानी के ऐसे ऐसे स्रोत हैं, उनको हम इस तरीके से करें कि उसके माध्यम से यहाँ पे जो बारिश होना हो। तालाबों में जो आप बात कर रहे हैं, बीकानेर के जो तराई क्षेत्र है वहां तो निर्माण हो रहा है, तो ये कैशमेंट भूमि पर तो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में अभी तक आपने कोई मुद्दा उठाया नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं क्या बिना जानकारी के कोई चीज बोलना नहीं चाहता। अब चूंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, हर चीज की पहले जब आपको समस्या और प्रॉब्लम मालूम होती है तब भी आप उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो। केवल बोलना और जस्ट फॉर शेक ऑफ सेइंग समथिंग इज नॉट यूजफुल। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे क्या हालात है, क्या समस्या है, उनको समझें, और सब सिस्टम में आओगे तो आपको समझ में आएगा, तो फिर एक लॉजिकल तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से आप उस पर कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं, उस पर कुछ काम करवा सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि आप इसी जल विभाग के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में भी इतना काम करवा सकते हैं कि लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी पार्षद से अपने जो
कर्मीसर की तरफ या वहां के लोगों से किसी से मिला था, तो वहां पे हालात ये है कि इतना घटिया, इतना गंदा पानी आता है, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो वहां के लोग भी तो पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। वो पानी की जो भर रहे थे उसके अंदर पानी एकदम से जैसे उसके अंदर मिट्टी मिली हुई, मिक्स, मतलब इतना गंदा पानी, पीने लायक पानी नहीं था। तो ऐसी ऐसी समस्याएं अभी बीकानेर पश्चिम में बहुत जगहों पे, ऐसा नहीं कि हर घर अभी भी जो नल से पानी है, तो नल से पानी भी इतना गंदा आ रहा है। तो इन चीजों के पीछे किसी न किसी को ढंग से काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत कुछ काम है जो कि हमारे बीकानेर के विकास के लिए अधूरा है, या अधूरा छोड़ बोले तो कुछ भी नहीं हुआ है, उन पे काम किया जा सकता है। अभी हाल ही में आपने मतदाता सूची में नाम को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास गए थे, वहां आपके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था, फिर सोशल मीडिया में और मीडिया में भी आया। तो आपके विरोधियों का कहना है कि आपने वहां जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि आप फेमस हो सके। देखो, फेमस होने का वो कोई तरीका नहीं है। मैं तो सिंपल सा उनसे मिलने के लिए गया था, और जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट बनी है उसके अंदर जो धांधलेबाजी है, जो फर्जी वोट है, बहुत सी चीजें हैं, और मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। जो उन्होंने कहा, चूंकि समय का अभाव था, इसलिए अभी चूंकि 4 तारीख को वोटर लिस्ट भी आ गई है, और जो मुझे काम करना, मैं अभी भी मतलब अपने तरह से प्रयास कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां पे जो जिले के कलेक्टर हैं, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो शहर के लिए, जिले के लिए एक अच्छा सकारात्मक रूप से कार्य करें, लेकिन उनके ऊपर पूर्ण रूप से दबाव है यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का। वो तो क्लीन चिट मिल चुकी है प्रशासन की तरफ से। नहीं, प्रशासन, वही तो मेरा क्वेश्चन था ना, उनको मैंने यही सिंपली पूछा कि भाई 13,346 जो नाम जुड़े हैं 30 साल से 65-72 साल तक के लोगों के बीच में, तो उनकी एक निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने बोला हमने तो जांच कर ली और हमने रिपोर्ट भी भेज दी। मैंने कहा सर, 1.5 दिन में आपने कैसे जांच वेरिफिकेशन कर लिया? वो मेरा क्वेश्चन था, उसको वो प्रॉपर्ली ले नहीं पाए। फिर उन्होंने जिस तरीके से जो व्यवहार किया, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। हम वहां पे थे, हमारे शहर के नागरिक होने के नाते हमारा राइट बनता है कि हम आपसे पूछें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, और मैं अभी भी बताऊंगा कि धांधलेबाजी में पब्लिश करूंगा। ऐसी नहीं है कि इन्होंने कर दिया। वो जो भी अभी तक बयान है उनके, मुझे विश्वास है कि इनकी अगर प्रॉपर जांच की जाए तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि एक ही जगह के पश्चिम में आपको एक ही आदमी की 2-2 जगह आपको वो मिल जाएंगे। तो ये चीजें आएगी सामने। थोड़ा सा रखिए, विश्वास रखिए, तो यहाँ नहीं, खत्म नहीं हुआ ये मामला। एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि आपको बीजेपी का टिकट मिल गया बीकानेर पश्चिम से, और आपके सामने बीडी कल्ला साहब है कांग्रेस की, उन्होंने 9 चुनाव लड़े हैं, आपने कभी एक चुनाव ही नहीं लड़ा, तो आप जीत कैसे पाएंगे? पहले तो मैं कहता हूँ, देखिए, रही बात, बीडी कल्ला ने भी कभी तो कोई चुनाव लड़ा होगा ना, पहला चुनाव। तो ये सब आज जीतने की, अभी जीतने की है, 9 चुनाव से पहले जीते हारे वो एक अलग बात है। पहला चुनाव लड़ा, उस वक्त परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। तो अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा तो अपने जो ईमानदारी और अपने जो प्रिंसिपल के आधार पे, और जो लोगों का जो विश्वास है मेरे पे, और मुझे विश्वास है कि बीकानेर को क्या चाहिए, और उन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात, उन्होंने जो 9 चुनाव लड़े, 8 चुनाव, मेरे नजरों में वो, अगर आप उनका आंकलन करोगे जिस भी चुनाव लड़े, तो बीडी कल्ला साहब, टू माई अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सीडेंटल एमएलए रहे हैं। उनकी किस्मत अच्छी रही, वो लड़े इलेक्शन। बाकी इलेक्शन लड़ना और ये सब करना जो रियल में, वो भी मालूम चलेगा। आप भाजपा के टिकट दावेदार है, लेकिन पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता, नेता है, वो आपको अच्छे ढंग से जानते भी नहीं है, फिर भी आप टिकट की मांग करते हैं, वो अच्छी बात है। फिर चुनाव का आपको लड़ना होगा, आपको टिकट मिल गया, तो आप फिर उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे उनको विश्वास में लेके उनको साथ लगाएंगे काम में? मुझे विश्वास है कि भाजपा का जो सच्चा कार्यकर्ता होता है, तो सबसे पहले तो उनका एक ही दायित्व है कि हमारी पार्टी भाजपा क्या चाहती है, तो उनका सब रहेगा कमल का फूल। रही बात मेरी व्यक्तिगत रूप से, तो मैं अभी लोगों से मिल रहा हूँ, हर किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, और अपने बारे में जानकारी, बीकानेर के अंदर आप ही जानते हैं कि पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे को प्यार और जो एक सपोर्ट दिया है, तो उसकी मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोलता, वो तो लोग मेरे पास आते हैं। और आप देखिए, ये किस्मत की बात है कि इवन माइनॉरिटी ग्रुप जो आज जो बीकानेर के अंदर है, कि इवन माइनॉरिटी ग्रुप जो आज जो बीकानेर के अंदर है, उस ग्रुप के लोग भी पर्सनली हमारे साथ और मेरे साथ मिलने आते हैं। क्योंकि हमारा पारिवारिक जीवन में मेरे जो पिताजी का एक ओहदा रहा है समाज में, तो लोग कहते हैं कि अरुण जी आप आइए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे विश्वास है कि कम से कम
3-4 हजार वोट तो उधर से जो माइनॉरिटी ग्रुप जो आज तक बीजेपी को नहीं देती वो लोग भी साथ में सपोर्ट करेंगे। और रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो अपने कमल के फूल को जिताने के लिए हमेशा और एक अच्छे कैंडिडेट का साथ देंगे, तो मुझे उसमें कोई संदेह नहीं होता। आपके भाई संजय आचार्य ने भी कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको टिकट कांग्रेस का मिल गया, आपको भाजपा का मिल गया, तो फिर ये घर में जो राजनीतिक द्वंद्व है वो कैसे निपटा पाएंगे आप? जो मेरी जानकारी है कि पहली बात तो संजय जी ने जो भी वो उन्होंने पूर्व से मांगा है टिकट, पश्चिम से नहीं मांगा। कांग्रेस कहीं से मिल सकता है। कहीं से मिलेगा, वो देखो लोकतंत्र में अपन मान लेते हैं कि पश्चिम से मिला है, फिर कैसे करेंगे सर आप? तो आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, ऐसे कई समय पर ऐसा हुआ कि एक ही परिवार के 2 व्यक्ति आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं। होगा तो देखी जाएगी, तो उस समय जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी कौन सा कैंडिडेट राइट है और किस पार्टी के लिए करना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल पे लड़ेगी, कोई भी कैंडिडेट। मैं अंतिम सवाल करता हूं आपको, वो ये कि आप चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में बीकानेर पश्चिम के मतदाताओं के लिए आपने ऐसी क्या योजना बना रखी है जिससे उनका विकास हो सके, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और अन्य तरह का? ये कम शब्दों में बताइए। मैं इतना ही कह सकता हूं बीकानेर पश्चिम विधानसभा के सभी मतदाताओं से, युवाओं से, कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा, अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं चुनाव लड़ता हूं, जीतता हूं, तो आपको ये वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे से कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। जेन्युइन ग्राउंड पे किसी भी व्यक्ति का कोई भी जेन्युइन काम हो, उसके लिए उसको किसी दूसरे आदमी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे अरुण आचार्य से मिलना है। मेरे द्वार मेरे से मिलना जुलना आप लोगों को हमेशा ओपन रहेगा। और मैं मानता हूं कि कई बार जब व्यक्ति पोजीशन पे आता है तो उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, कई बार कुछ लोग फोन भी करते हैं तो फोन पे बात नहीं हो पाती है, लेकिन मेरा एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के माध्यम से आप सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको ये कंप्लेन नहीं रहेगी मैं मिल नहीं सकता या आप मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे। और उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए कुछ ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध हो। मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, मेरे इतने बड़े जो इंडस्ट्रीज के अंदर मेरे दोस्त लोग हैं, जो कि कोई सीईओज है, कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, तो उन लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि बीकानेर के अंदर मैं ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज ला सकता हूं, बिकॉज बीकानेर में इटसेल्फ मतलब बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं। और उसको अवेल नहीं करने का कारण है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व है उनके अंदर वो विजन नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि युवाओं के लिए भी काम होगा, जो आने वाली जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी जिससे कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को इस केंद्र में लेके जाएं। मैं चाहूंगा कि अगर जो मैं देख रहा हूं कि हमारे बीकानेर शहर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी चीजों का निर्माण हो, अच्छी चीजों को लेके आए जिससे कि रोजगार बढ़े, उसके आसपास में रोजगार बढ़े, बहुत सी चीजें हैं की जा सकती है। आपकी सोच होनी चाहिए और वो सोच मेरे अंदर है। और यहाँ बीकानेर के अंदर भी बहुत से अच्छे लोग अवेलेबल हैं, तो उन लोगों की भी सहायता से उनको भी मैं बोलूंगा कि आपकी भागीदारी भी आनी चाहिए। अभी बीकानेर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ एक खौफ का माहौल बना हुआ है। अभी आप ही का मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, आप किसी व्यक्तिगत कोई गहलोत जी से कुछ वहां पे कचेरी के अंदर ले रहे थे, उसमें देखा कि वो कैसे लोग डरे हुए हैं, किस प्रकार से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग मतलब आम जनता को डरा रहे हैं। तो वो जो डर है मैं यहाँ से भगा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। चाहे दुनिया की कोई ताकत, और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है और यहाँ की जो मतलब यूआईटी निगम वगैरह में जो धांधलियां चल रही है, इन सब पे धीरे धीरे काबू लाया जाएगा ताकि एक आम जनता को, आम पब्लिक को एक सहूलियत मिल सके और उनको लगे कि अरे वाह क्या चीज हुई है। मेरा प्रयास वही रहेगा और उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक कि पूरी जनता का साथ हो। और फिर ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि सीट्स में भाजपा के जो भी नेता है और लोग हैं उनकी सोच अच्छी है, तो उनके तालमेल से और लोगों के सहयोग से एक स्वच्छ और एक बढ़िया बीकानेर जो हम बनाना चाहते हैं वो बन के रहेगा। साथियों, आप अरुण जी आचार्य, इनके जो विजन है वो बीकानेर के लिए बहुत बड़े हैं, इनकी योजनाएं बहुत बड़ी है। अब देखना यह है कि भाजपा इनको टिकट देती है या नहीं। ये बात जरूर है कि ये अभी कुछ महीनों पहले ही बीकानेर की सेवा के लिए आए हैं, अमेरिका में करोड़ों का पैकेज छोड़कर। अब इनकी सोच को भाजपा स्वागत करते हुए टिकट देती है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत।
नमस्कार।